खेल तमाशा किताब अब तक सुनाई और दोहराई जा रही थी। मास्टर बाली और रजनी ने शटलकॉक में देर तक राज किया। लेडी मेहर का दिल ही नहीं भरता था उस किताब को सुन सुनकर, और अमरा को ये ऐसे याद हो गई थी कि वो बहुत आराम से शुरू से आखिर तक तकरीर की तरह उसे सुना सकती थी। 10वीं बार तो अमरा ने किताब पकड़ने की जहमत ही की थी, वरना किताब तो उसे अजबर हो चुकी थी। फिर अमरा उन्हें एक मोहब्बत सौ अफसाने सुनाने लगी। नहीं, इशफाक अहमद के लिखे नहीं, यूनिवर्सिटी में लिखे जाने वाले चलते फिरते अफसाने। साई की तरफ से तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन रूपा गुजरात से है और सुना है उसके खानदान वाले खासे रवायती हैं। उन्हें अगर मालूम हो जाए कि रूपा एक सियाह फाम ईसाई को पसंद करने लगी है तो मुश्किल से ही उसे एक भी दिन यूनी में रहने दे। लेडी मेहर सर हिलाती रही। उन्हें साई की कहानी ने जज्बाती कर दिया था। मुझे तो आलियान की फिक्र होने लगी है तुम्हारी कहानियां सुन सुन कर। अमरा ने लेडी मेहर को देखकर नजरें चुरा ली। शार्लेट भी आने वाली है, फोन आया था उसका। आलियान भी शायद किसी नमूने को पसंद कर चुका होगा। वो खामोश सी हो गई। आलियान कितना भी इनकार करे, मैं जल्दी उसकी शादी कर दूंगी। वो कहता है कामयाब बिजनेसमैन बन जाऊंगा तो सोचूंगा, लेकिन तब तक शायद मैं देख न सकूं। मुझे इनकार तो नहीं करेगा, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहती। आप उससे बहुत प्यार करती हैं ना? नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसकी मोहब्बत मुझे हैरान कर देती है। मैंने 1 साल पहले उसे मना किया था कि मुझसे पूछे बगैर वो घर ना आया करे। देख लो, मेरी सालगिरह के अलावा वो कभी मुझसे पूछे बगैर घर नहीं आता। वो कुछ ना कहे मुझसे, मेरे लिए कुछ खास न करे, मुझे खबर हो जाती है कि मेरे 10 बच्चों में से सबसे ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत करता है। दूसरे बच्चे एहसानमंद होकर अकीदत में मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो नहीं। पहली बार जब मैंने उसे गोद में बिठाया और उसकी रोती हुई आंखों को चूमा तो वो ऐसे मेरे सीने से लग गया जैसे मुझ में समा जाएगा। वो मुझसे बार बार पूछता, मैं उसे छोड़कर तो नहीं जाऊंगी। उसकी माँ के बाद मैं दूसरी औरत हूँ जिससे वो बेपाया मोहब्बत करता है, और मुझे यकीन है तीसरी औरत उसकी बीवी होगी जिस पर वो कुर्बान ही हो जाएगा। आलियान के माँ बाप खानदान। उसने हिम्मत करके पूछा। एक बार पहले भी उसने ये हिम्मत की थी, और लेडी मेहर ने कहा था कि वो अपने बच्चों के माजी के बारे में उनके अलावा किसी और से बात करना नहीं चाहती। ये बहुत हसास मामला है। तो मालियान की दोस्त अमरा, लेकिन उससे उसके मासी के बारे में पूछने की गलती कभी ना करना। एक बार मैंने कोशिश की थी, उसने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं इस बारे में कभी बात ना करूं। वो तकलीफ से गुजरना नहीं चाहता। इतने से जिक्र पर ही वो कई दिन गुमसुम रहा था। एक दिन वो ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूँ। हर दुख और सदमे के भरने का अपना एक अलग वक्त और अंदाज होता है। मेरे लिए तो यही बहुत है कि वो अपनी जिंदगी में खुशबाश है। बहुत मुश्किल से मैंने उसे ठीक किया था। जब तक वो और ठीक न हो जाए, मैं किसी को उसे तकलीफ देने नहीं दूंगी, वो कोई भी हो। खानदान के नाम पर उसके पास एक माँ थी जो जवानी में ही मर गई थी। अब मैं हूँ उसका खानदान, इसीलिए मुझे डर रहता है कि वो किसी एशियाई लड़की को पसंद न कर ले। जात पात, खानदान, ये सब एशियाई लोगों के लिए बहुत अहम होता है। 1 साल पहले यूनिवर्सिटी में आलियान का एक दोस्त बना था, पाकिस्तान से था। अच्छा दोस्त था उसका, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि आलियान की माँ एक ईसाई औरत थी तो उसने आहिस्ता आहिस्ता आलियान से ताल्लुक ही खत्म कर लिया। कहाँ वो आलियान को अपनी जमीनों और बागों की सैर के लिए बुला रहा था। आलियान बहुत आबदीदा हुआ था उस लड़के के सलूक से। जमाना जाहिलियत में जो लोग बुतों की पूजा करते थे, जो मुशरिक थे, और फिर वो मुसलमान हो गए, लेकिन उनमें से बहुत सौ के घर वाले मुसलमान नहीं हुए थे। तो क्या जो मुसलमान हो चुके थे वो इसलिए काबिल नफरत रहे होंगे कि उनके खानदान के लोग अभी भी मुशरिक हैं? जब आलियान छोटा था तो मैंने उसे बताया कि उसके कागजात में
2 मज़ाहिब लिखे गए हैं, इस्लाम, ईसाईयत। उसे दोनों मज़ाहिब की तालीम दी गई। मैंने उससे दरख्वास्त की कि वह बालिग होने तक कोई ऐसा काम न करे जो इस्लाम के मुनाफी हो, और उसने मेरी दरख्वास्त मानी। मैंने ईसाई बच्चे भी पाले हैं अमरा, लेकिन मैंने कभी उनकी मजहबी तालीम में अपनी खुदगर्जी को आड़े आने नहीं दिया। मैं चाहती तो सब बच्चों को इस्लाम कबूल करने के लिए कह सकती थी। वो मुझसे इतने मुतासिर थे कि फौरन मेरी बात मान लेते। वो मुझे खुदा के बाद का दर्जा देते थे, लेकिन मैं अपनी ज़ात में छोटी हो जाती। शार्लेट मॉर्गन कभी गैर मुनासिब लिबास नहीं पहनती। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मेरी रवायात में से उन्होंने कुछ को अपना लिया है। वो मुझे वज़ू करवाते रहे हैं। मैं कुरान पढ़ा करती थी तो मेरे पास बैठ जाया करते थे। अजान पर खामोश हो जाते हैं। उन्हें याद होता है रमज़ान कब आएगा, ईद कब होगी। जो अहदीस फरमान मैंने उन्हें सुनाए हैं वो उन्हें याद है। देखो अमरा, हम सच्ची मोहब्बत से सब कुछ कर सकते हैं, सब, लेकिन खुदगर्जी, तंगदिली, तासुब को दिल से ख़त्म करना होता है। दिल को साफ करो, पाक करो, तो ही मोहब्बत मुकद्दस होकर उठती है। जिससे मुकद्दस हस्तियों पर खुदाई पैगामात नाजिल होते हैं। मोहब्बत भी खुदाई पैगाम ही तो है। मोहब्बत हिसाब किताब से बरी होती है। दिल में बाल बराबर भी फ़र्क हो तो मोहब्बत अपना रुख बदल लेती है, मुंह फेर लेती है। उसके अब्दी क़याम के लिए वजूद को पाकीज़ा रखना पड़ता है। मोहब्बत अपना रुख बदल लेती है, मुंह फेर लेती है। अमरा ने कितनी ही बार खुद को ये फिक्रा दोहराने दिया। चंद दिनों बाद उसने एक सुटेड बोटेड आदमी को तेज आवाज में नशीज़गाह में बहस करते सुना। नशीज़गाह का दरवाज़ा बंद था, फिर भी उस आदमी की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। कौन है ये? अमरा ने साधना से पूछा। मालूम नहीं, 1.5 साल पहले भी ये यहाँ आया था, काफ़ी बहस करके गया था। पुलिस बुलवानी पड़ी थी। बाद में ये घर के अतराफ में घूमता फिरता भी देखा गया था। अमरा ने रात को लेडी मेहर से पूछा तो उन्होंने सख्ती का ऐसा तासुर दिया कि अमरा माजत करके उठाई, यानी दूर रहो इस मामले से, और अमरा दूर हो गई। रात को वो अपने कमरे की खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठी पड़ रही थी कि उसने आलियान को देखा, और ये पहली बार था कि उसे देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसके साइकिल के पीछे वीरा बैठी थी। शटलकॉक के बाहर से उतार कर वो चला गया और वीरा जरा सी लंगड़ाती हुई अंदर आ गई। क्या हुआ तुम्हारे पाँव को? अमरा ने बड़ी तंकीदी नजरों से उसके पैर को देखा। उसे उसके पैर की कतन कोई फिक्र नहीं थी। सड़क पर गिर गई थी, हल्की सी चोट आ गई है। तुम्हारी साइकिल कहाँ है? आज तो मैं साइकिल पर गई ही नहीं, तो तुम वापस कैसे आई हो? वीरा ने बड़े आराम से उसे देखा। अमरा, तुमने खिड़की से देख तो लिया है कि मुझे आलियान छोड़कर गया है। अमरा को खामोश हो जाना पड़ा, यानी उसका पाँव टूटा तो उसने आलियान से कहा कि मुझे घर छोड़ आओ रात के इस वक्त, और वो भी आ गया। रात गहरी स्याह हो गई और नींद ने उड़ान भर ली। सारी रात आसमान से स्याही बरसती रही। सब कुछ उस स्याही के लिबादे में मलफूफ होता चला गया। उसके लिए अगली कई रातें सोना दो भर हो गया। उसने फिर से हिम्मत की आलियान के पास जाने की। 2 बार गई और उसकी पुष्ट देखकर सहम कर पलट आई। वो आंखें जो उसे देखकर जगमगाया करती थीं, अब उसे पहचानने से भी इंकारी हो जाती तो वो रो पड़ती, और फिर एक बार वो उसे मुखातिब करने की जुर्रत कर बैठी। आलियान, वो अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहा था। दोस्त चला गया तो वो उसकी तरफ पलटा। इतनी देर लगी उसे पलटने में, उससे अगली बात ना हो सकी, और घबरा कर उसने बैग में से एक अदद चॉकलेट निकालकर उसके आगे की। ये लो मेरी तरफ से ट्वीट। एक लम्हे के लिए ही सही, लेकिन वो हैरान हुआ। मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अमरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि वो रो देने को थी। मैं ट्वीट नहीं लेता। उसने अपना रुख मोड़ लिया। तो मुझे दे दो, मैं अभी भी लेती हूँ। उसकी पुष्ट से वो बोली। आवाज़ कांप रही थी और वो खुद भी।
आलिया ने जरा सी गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। वो लाजवाब हो चुका था। सिर्फ एक लहजे के लिए वो पुराना आलिया नजर आया और फिर वो तेजी से आगे बढ़ गया, जैसे किसी भोले भटके इंसान ने उसे रास्ता पूछने के लिए रोका था। कितना कुछ बदल गया है, कितना कुछ बदल रहा है। अमरा ने उसे दूर तक जाते देखा और जब वो नजर आना बंद हो गया तो पलट गई। जिस वक्त वो पलटी उस वक्त आलिया ने उसे बहुत दूर से खुद को मुकम्मल छुपा कर जाते हुए देखा। उसे उसके पीछे जाने की कोई हाजत नहीं रही थी, ना वो ये चाहता था कि वो उसके पास आया करे। उसे खुद को उससे दूर ही रखना था। वो खुद को दूर ही ले गया था, लेकिन रात भर जागने के बाद वो मुंह अंधेरे हाल से निकल गया था। घुटन का ये आलम था कि उसे लगता था जमीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं और वो उन दोनों के दरमियान दब कर मर जाएगा। पहले वो हॉल के बाग में आया। उसने अपना सांस बहाल करना चाहा, लेकिन ऐसा न कर सका और उसे तेज तेज सड़क पर भागना पड़ा। हर चीज उसे खौफजदा कर रही थी, उसका दम घोट रही थी। वो भागता रहा और शहर के अंदर होकर भी शहर से दूर निकल गया। अगर वो किसी से भाग रहा था तो वो किसी उसके अंदर था और किसी को वो अपने साथ लिए भाग रहा था। वो किसी एक मार्गरेट थी, एक वलीदुल बशर, एक सिसकियां भरता हुआ, एक धुतकारता हुआ। दो लोगों से सजा मैदान हशर था और हर तरफ खून ही खून था। मार्गरेट की मासूमियत का, शिद्दत का, अकीदत का, मोहब्बत का। आखिरी चीज कौड़ियों के मुकाबिल दूसरे पलड़े में रखी गई तो और बेवजन रही थी। उस वक्त उसे अपनी जात समेत दुनिया के किसी अजूबे से कोई दिलचस्पी न रही। उसे किसी अरूज, किसी कामयाबी, किसी जिंदगी की चाह न रही। वही सब उसके साथ होने लगा जो मार्गरेट के साथ हुआ था। अपने बेटे से बेतहाशा मोहब्बत के बावजूद वो उसके लिए जिंदा न रह सकी और वलीदुल बशर से नफरत के बावजूद वो उसके लिए मर गई। इसमें कसूर मार्गरेट का नहीं था, इसमें कसूर उस दुर्फना का था जो मोहब्बत की मुट्ठी में बंद मिलता है। एक ही रात में ये दुर्फना उसके वजूद की सीपी में आन बरा जमान हुआ और वो उस कैफियत में आ गया जिसमें पुल से छलांग लगा दी जाती है, कनपट्टी पर पिस्तौल रख ली जाती है और ट्रिगर दबाने में तामुल नहीं किया जाता, या सर के बालों को मुट्ठियों में जकड़कर दरो दीवार से टकने मारी जाती हैं और दिल के मुकाम पर मुक्के मारे जाते हैं। ये नुक्ता फना होता है, बस मिट जाने की ख्वाहिश उसका आगाज होता है। उसने पुल से छलांग लगाई, ना ट्रिगर दबा सका, बस आबे फना पिए दीवानों की तरह शहर बदलते, मौलिक घूमते चलते आलियान मार्गरेट को खत्म करता रहा। वो कब्रिस्तान मार्गरेट के पास भी गया था। वो वहां मार्गरेट के मरने के बाद पहली बार खुद चल कर गया था। इदारे में कब्रिस्तान जाने का इंतजाम किया जाता था, लेकिन वो सख्ती से इनकार कर दिया करता था। उसे उस मार्गरेट के पास नहीं जाना था जो अब ताबूत में थी। क्या था अगर वो उस एक कमरे के घर के ताबूत में खुद को जिंदा मुर्दा रखने पर कुदरत रख लेती। अब वो उसके पास आया था तो उसके हाथ में फूल नहीं थे, लेकिन आंखों में आंसू बहुत थे। मार्गरेट की कब्र को हथेली से मसलते उसके अपने अंदर से कच्चे गोश्त की धीमी आंच पर जलने की बसांद आने लगी। उसने खुद को सूंघा, पागलों की तरह सूंघा। वो तो मार्गरेट बन रहा था। उसे खौफ आया, खौफ से वो वहां से भागा। उससे मार्गरेट तो नहीं बनना था, जबकि वो मार्गरेट ही बन रहा था। यानी वो मार्गरेट से मिलने नहीं, उसके ताबूत में जगह लेने गया था। वो मैनचेस्टर से दूर हो गया। उसने जमीन की हदों से निकल जाना चाहा। वो बेसिम सफर करता रहा। वो एक ही ट्रेन में एक ही नशिस्त पर दिन भर रात भर बैठा रहा। वो किसी भी एक शहर की एक ही सड़क पर करोड़ों बार चकराता रहता, चाबी के गुड्डे की तरह चलता तो चलता ही रहता, रुकना फरामोश कर देता, बैठता तो सदियां गुजार देता। वो फैसले की कैफियत में था, नतीजे की। वो आर था न पार, बस वो गुम हो चुका था और खुद को ढूंढने की रत्ती बराबर कोशिश नहीं करना चाहता था।
जैसे उस पर सब आश्कार हो चुका था और वो सबसे अनजान भी था। देखो, मैं कूद जाऊंगी वलीद, हाँ मैं कूद ही जाऊंगी, आकर मुझे रोक लो। लो मैं कूद रही हूँ, आओ वलीद आ जाओ। आखिरी सफर से पहले आखिरी जुमलों में से एक ये जुमला भी था। वो सहम कर मार्गरेट से लिपट जाता कि वो उठकर भाग न जाए और कूद न जाए, और वो जिंदगी के उस तरफ कूद ही गई। और जिंदगी के उस तरफ उसका बेटा बैठा था लंदन बुर्ज पर। मार्गरेट को लंदन बुर्ज पसंद था। उन दोनों की आखिरी तस्वीर वहीं ली गई थी। कूद जाने का ख्याल उसके जहन में भाग दौड़ रहा था। वो एक बेंच पर बैठा था। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। एक अफ्रीकी निसाद औरत की मुशक्कत ज़दा और थकी हुई आवाज़ आई। वो एक 8 साला बच्चे को उसके पास बिठाकर खुद चली गई। बच्चा लागिर और बीमार सा था। माँ को दूध जाते देखते रहने के बाद उसने अपने करीब रखे थैले को खोला और उसमें से किस कदर अकीदत से 3 घोड़ों का गोल गोल घूमने वाला खिलौना निकाला। खिलौना काफी खस्ता हाल और टूटा फूटा सा था। बच्चे ने उंगली को एक घोड़े की अगली टांगों में फंसाकर उसे गोल घुमा दिया। तीनों घोड़े आगे पीछे भागने लगे और घोड़ों के टापों और हनहनाने की आवाजें खिलौने में से निकलने लगी। बच्चा ऐसे मुस्कुराने लगा जैसे किसी एक घोड़े पर वो खुद सवार हो, सबसे आगे वाले पर। घोड़ों के साथ उसकी मुस्कुराहट दौड़ने लगी। बच्चे के नन्हे से कहकहे ने आलियान को मतवजा किया। फिर उसकी जानदार मुस्कुराहट ने। बच्चा सारी दुनिया से बेनियाज घोड़ों को दौड़ा रहा था। तुम इन्हें दौड़ाना चाहते हो? बच्चे ने अजनबी की नज़रें खुद पर महसूस करके उसे अपना खजाना इस्तेमाल कर लेने की इजाज़त देनी चाहिए। ये देखो, ये ऐसे चलता है। और सुनो, इनकी आवाज़ें कितनी प्यारी हैं। मैंने कभी इतनी प्यारी आवाज़ें नहीं सुनी। तुमने भी नहीं सुनी होगी। खिलौना उसने आलियान के कान के करीब किया और ये सब करते वो ऐसे पुरजोश सा था कि एक अजनबी उसके खिलौने से मुतासिर हो चुका है। आलियान ने बच्चे को ऐसे देखा कि वो इन दिनों हर चेहरे को देख रहा था कि ये सब क्यों जिंदा हैं। क्या उन्हें जिंदगी से दूर नहीं भागना? उसी पल उसके अंदर किसी कुव्वत ने उसे उकसाया कि वो बच्चे से मुकालमा करे। ये कुव्वत इतनी शिद्दत से उसके अंदर जागी कि इतने दिनों में से एक लफ्ज भी मुंह से निकालने की जहमत न करते आलियान ने खुद को बोलते पाया। उसने बच्चे के हाथ से खिलौना लिया। ये टूटा हुआ है, उसने कदरे सफाकित से कहा। बच्चे का बीमार चेहरा फीका सा पड़ा और उसे अपनी प्यारी चीज के लिए ऐसे कलमात पर सदमा पहुंचा। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, उसने उस अंदाज में कहा कि दुनिया का कोई इंसान उसे झुठला नहीं सकता था। देखो, इस घोड़े की दुम नहीं है, इस वाले का सर नहीं है और इस घुड़सवार का बाजू टूटा हुआ है। इस बात से बच्चे को और सदमा मिला, लेकिन उसने ऐसा अंदाज अपना लिया कि वो इस बात के खिलाफ भी डट कर दिखा सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता, ये घोड़े फिर भी दौड़ते हैं। उसने इस अंदाज में हंसकर कहा जैसे आलियान पागल हो। आलियान पागल ही था, वो बच्चे की बात पर सुन हो गया। इससे फर्क नहीं पड़ता, ये घोड़े फिर भी दौड़ते हैं। ये गूंज उसके कानों के पर्दों से कहीं अंदर उतरी और उसने जाना कि वो किस बात से अनजान रहा है। बच्चे ने जो फलसफा अपना रखा था वो फलसफियों के बस की बात न थी। अगर इन सब घोड़ों की टांगे टूट जाएं, सर भी, और सब घुड़सवार मर जाएं तो उसकी आवाज कांप रही थी। ये फिर भी दौड़ेंगे, मैं इन्हें दौड़ा लूंगा और घुड़सवारों को मैं मरने नहीं दूंगा। बच्चे ने इंकलाब बर्पा कर देने वाले इंकलाबी से अंदाज में हाथ की मुट्ठी को हवा में लहरा कर कहा, ये देखो। उसने घुड़सवार पर उंगली रखी। ये टूट के गिर चुका था, तुम्हारी जबान में ये मर चुका था। मैंने इसे घोड़े की पीठ पर रख कर बांध दिया। तुम गौर करोगे तो भी तुम्हें वो बारीक मजबूत धागा दिखाई नहीं देगा जिससे मैंने इस घुड़सवार को बांधा है। करो गौर, ढूंढो वो धागा। आलियान ने गौर किया, वो धागे को ढूंढ न सका। बच्चा इस मामले में अपने फन की बुलंदियों पर रहा था।
मैंने कहा ना, मैं घुड़सवारों को मरने नहीं दूंगा। मैं उन्हें जिंदा रखना जानता हूँ। ये घोड़े की पीठ पर हमेशा मौजूद रहेंगे। बच्चे ने आखिरी मार का भी सर कर लेने वाले सिपहसालार की आवाज की खनक की तरह खनक कर कहा, मैंने कहा ना, मैं घुड़सवारों को मरने नहीं दूंगा। मैं इन्हें जिंदा रखना जानता हूँ। ये फिक्रा आलियान के अंदर आसमान पर निकलने वाली धनक की तरह फैल गया और उसकी चाबी ये भी टूटी हुई है। उसके अंदर छुपकर बैठे पुराने आलियान ने दुआ की कि काश बच्चा उससे लाजवाब कर दे। बच्चे ने फातिहा की सी सरबा सजूद होती मुस्कुराहट को अपने होंठों पर सजा लिया। इसकी चाबी है मेरे पास जो कभी नहीं टूटेगी। ये देखो, उसने वो उंगली जो वो घोड़े के टांगों में उड़स कर उन्हें दोहराता रहा था उठाई। ये है इसकी चाबी, मैं हूँ इस खिलौने की चाबी, कहकर उसने घोड़ों को उस अजीम चाबी के जरिए फिर से दौड़ाया और मायूसी के मैदान में उम्मीद के घुड़सवार दौड़ने लगे। उसने उसे लाजवाब कर दिया था। सीपी ने मुंह खोला और दुर्फना को उगल दिया, क्योंकि इंसान पर यह जायज नहीं कि अपने अंदर वो उसे जगा दे और साबे फना का चश्मा उस पर हराम किया गया है। एक बच्चा भी जानता है टूटे हुए खिलौने को कैसे चलाया जाएगा। मैं हूँ उसकी चाबी। घुड़सवार मुकाबले के जोश से ललकार उठे। घोड़ों की टापों ने दलदली जंगलों को भी बचार डाला। उन पर इंसान सवार थे, वो इंसान जो दुख और शिकस्त खोर्दी के समुद्रों को भी पार जाते हैं। घोड़े को गिरने ना दो, घुड़सवार को मरने ना दो। अकवाल याद करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करती मार्गरेट को काश कोई ये फलसफा सिखा देता और अब वो जिंदा होती और उसका बेटा पुल के दहाने ना बैठा होता। जो इंसान रोता है वो आसमानी फरिश्तों को रंजीदा कर देता है। फरिश्ते क्यों रंजीदा होते हैं मामा? इंसान को रोने के लिए नहीं बनाया गया, उस पर अशरफ होने का ताज सजाया गया है। इस ताज को सजाकर इंसान रोएगा तो रंजीदा ही करेगा ना। उन्होंने इंसान की तकलीफ देखी है और वो ये कैसे फरामोश कर सकते हैं कि इंसान को वो इल्म और हिकमत अता की गई जो उन्हें नहीं दी गई। अगर इंसान वो मंजर देख ले जब कायनात का रब उसकी तकलीफ का फैसला करता है और नतफे में जान डालता है और उसे परवान चढ़ाता है और लौह पर उसका नाम लिख जाता है और फरिश्तों को उस बंदे के लिए जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, तो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद हयात के लिए जदोजहद करे। वो दुख पर सब्र करे, नेमत पर शुक्र करे। वो जिंदगी को बामकसद बनाने को जिंदगी जाने। रुतबों में सबसे पहला रुतबा तकलीफ में लाए जाने का होता है और हर तकलीफ पा जाने वाले को उस रुतबे पर फख्र शुक्र करना चाहिए। मामा महर ने उसे अपने गोद में बिठाकर कहा था। उसे ये याद था, उसे वो भूल गया था तो ही इस हालत में यहाँ बैठा था। जिंदगी में जो जज्बा आपको बर्बाद करने लगे उस जज्बे से दूर हो जाएंगे, क्योंकि इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी तकलीफ का फैसला खुदा ने किया है। वो अपना खुदा खुद नहीं बन सकता, वो खुद को बर्बाद नहीं कर सकता। बच्चे की पेशानी चूम कर आलियान वहां से उठाया। उसे मार्केट नहीं बनना था। उसके पीछे बच्चा घोड़ा दौड़ा रहा था, साज बजा रहा था, क्योंकि उस खिलौने की चाबी वो खुद था और वो घुड़सवार उस वक्त तक नहीं गिर कर मरेंगे जब तक वो चाबी सलामत थी। जिंदगी खेल नहीं है, जिंदगी मैदान है, अबद का मैदान, और अबद की जिंदगी के लिए घोड़े गिरने न दें, घुड़सवार को मरने न दें। ये फर्ज है, वरना इंसान अशरफ होने का शर्फ खो देगा। ये हकीकत है। वो मैनचेस्टर वापस आया तो रात हो चुकी थी। वो अपनी जॉब पर हॉट रॉक आ गया। मुझसे कुछ न पूछना, कार्ल ने उसकी आकर गर्दन दबोच ली तो उसने कहा, दोबारा ऐसे गायब ना होना। कार्ल ने उसका एक कान खींचा खुशी के एहसास से, और अब आज रात कार्ल उसे जबरदस्ती सड़क पर खींच लाया है। दोनों मटर गश्त करने लगे। आते हुए कार्ल एक हालमेड का पिज्जा उठा लाया था जो वो अपने कमरे में अकेला छोड़कर खुद जरा सी देर के लिए इधर उधर हो गया था। तुम्हारा कब तक ठीक होने का इरादा है? पिज्जा को सूंघ सूंघ कर खाते उसने भरे हुए मुंह से पूछा। मैं ठीक हूँ।
तुम अपने ठीक होने के बारे में मुझसे ज्यादा नहीं जान सकते। जब तुम छोटे थे तब तुम ऐसे रहा करते थे। ठीक है, अभी मैं पूरा ठीक नहीं हूँ। चलो फिर ये बताओ, पूरे ठीक कब तक हो जाओगे? जिंदगी एक अजीब मजमून है ना कार्ल। अपने न ठीक होने की बात उसने जिंदगी से शुरू की। बिल्कुल नहीं, जिंदगी एक खाली मजमून है। ये मजमून पढ़ा जाने वाला नहीं, लिखा जाने वाला है। इसे हम लिखते हैं। ये जिंदा दिल होगा, रंगीन या कामयाब, ये हम तय करते हैं। ये मुश्किल होगा, बेकार या फजूल भी, उसका उन्वान हम हैं। मैं कार्ल, तुम आलियान। मुझे देखो, क्या तुमने मुझे कभी रोते हुए देखा है? मैंने खुद को खुद कभी रोते नहीं देखा। जिस दिन तुमसे शरारत की थी, तुम्हारी रोनी शक्ल देखकर की थी, वरना तुम जैसे थे वैसे बच्चे मुझे पसंद नहीं थे, मेरे मिजाज के नहीं थे। जानता हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों बन रहा हूँ। पर सुनो, एक दिन चर्च में सर्विस के बाद फादर ने मुझे रोक लिया। मैं खामोश और उदास रहा करता था। काफी छोटा था मैं उस वक्त। वो कई बार मुझे समझा चुके थे कि जिंदगी को ऐसे उदास होकर न गुजारूं। उस दिन उन्होंने मेरे सामने एक गिलास तोड़ा। गिलास गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इन टुकड़ों पर नंगे पांव चलना चाहूंगा। मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि दुख टूटा हुआ गिलास है, किरचियां और टुकड़े, इन पर चलकर हम खुद को जख्मी ही कर सकते हैं। बस जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। गिलास टूट चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। टूटे हुए गिलास को उठाओ और बाहर फेंक दो। उसकी किरचियों पर खुद को घसीटते रहने की कोई जरूरत नहीं। ये कमअक्ली और बेवकूफ़ी है, जबकि इंसान से अरफा तवक्कुआत वाबस्ता की जाती हैं। कार्ल सारा पिज़्ज़ा खा चुका था और खाली डब्बा डस्टबिन ढूंढकर उसमें डाल चुका था। ये सब बातें करके मैंने ये भी साबित कर दिया कि मैं तुमसे ज़्यादा समझदार और बहादुर हूँ। आलिया ने उस खामोश और बहादुर इंसान को देखा जो किसी का पिज़्ज़ा चुरा कर खा रहा था। अगर तुम उसकी वजह से अपसेट हो तो मैं उसे यूनि से निकलवा सकता हूँ, कार्ल ने संजीदगी से कहा। और तुम्हें उसकी ट्वीट ले लेनी चाहिए थी, लेकर मुझे दे देते। ऐसे मामलात में गुस्सा नहीं करते। किसे निकलवाने का कह रहे हो? अमरहा को? कौन अमरहा? कार्ल खामोश उसे देखता रहा, फिर कंधे उचका दिए। कौन अमरहा? दिलचस्प। तुम किस बारे में बात करना चाह रही हो कार्ल? ठीक है, बात यहीं खत्म, बल्कि सब खत्म। फिर तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो रही? ऐसा लगता है तुम्हारी खाल में कोई और चल फिर रहा है। कार्ल ने उसकी नाक की चुटकी ली। आलियान की खाल में आलियान ही है। आलियान ने उसके दोनों कानों को एक साथ मरोड़ा। खुद को धोखा दे रही हो? एक दौड़ हो जाए, आलियान ने पेशकश की। कार्ल ने जानदार कहका लगाया। बात बदल रहे हो? 4, 3, 2। आलियान ने उंगलियां उठाई। 1। कार्ल चिल्लाया और भाग खड़ा हुआ। आलियान भी। अब बस यही हल था, भागते फिरना, आंखें मीच लेना, कानों में उंगलियां ठूंस लेना, रास्ता बदल लेना, गैर हाजिर हो जाना, गैर ही बने रहना। मुश्किल था, मुश्किल से ही होना था। अभी उनकी दौड़ हाल से जरा दूर खत्म ही हुई थी और कार्ल जीत गया था कि एक पाँव में अपना और एक में किसी दूसरे का जूता पहनना। शावेज कार्ल के सामने आया। इत्तेफाक से उसके दाएं हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स था। मेरा पिज़्ज़ा तुमने खाया है? वो बॉक्सिंग रिंग में आया। नहीं, तुमसे किसने कहा? कार्ल पर सारे जहान की मखदूमियत जचती थी। तुम्हारे चमकीले रिकॉर्ड ने। अब शराफत से मेरा पिज़्ज़ा वापस कर दो। कार्ल ने पूरा जबड़ा खोल दिया। देखो, क्या इसमें से तुम्हारा पिज़्ज़ा होकर गुजरा है? शावेज ने मुंह फेर लिया और नाक पकड़ ली। ये बॉक्सिंग ग्लव्स तुम देख रहे हो ना? और तुम जानते हो आमिर खान मेरा पसंदीदा बॉक्सर है। तुम मुझे उकसा रहे हो कि मैं उसे इसी सड़क पर खराजे तहसीन पेश करूं। उसने बॉक्सर की तरह उछल उछल कर कहा। बड़ी, तुम आलियान से पूछ लो, मैंने तो 2 हफ्तों से पिज़्ज़ा की शक्ल नहीं देखी, जबकि इन 2 हफ्तों में पूरे 10 पिज़्ज़ा हाल से गायब हुए हैं। शाहवेज ने दाएं हाथ को लहरा कर कहा।
कार्ल ने उस घोंसे से अपनी नाक बचाई। इसने ही पिज्जा खाया है, आलियान ने कहा। कार्ल को जरा हैरत नहीं हुई, उसे आलियान से यही तवक्का थी। शावेज ने हाथ लहराया, मुक्का मारने के लिए नहीं बल्कि मुक्के की मतवक्का आमद की खबर देने के लिए। जो टेस्टोनी के जूते तुमने मार्क को रेंट पर दिए थे, मैं एहतियातन उन्हें उसकी वार्डरोब से निकालकर अपनी वार्डरोब में लॉक कर आया हूँ। आलियान पागलों की तरह हंसने लगा कि अब कार्ल तुम क्या करोगे। कार्ल खामोश सा शावेज को देखने लगा। उसके जूते पिज्जा से महंगे थे। अब तुम पिज्जा ले आना और जूते ले जाना। जब तक पिज्जा नहीं आएगा फी घंटा जूतों पर हर्जाना बढ़ता जाएगा। 1 घंटे के बाद आने की सूरत में 2 दिन जूते इस्तेमाल करके तुम्हें दूंगा। और मैं ये बता दूं कि उन्हें पहनकर मैं फुटबॉल खेलने का इरादा रखता हूँ। शावेज ने खिलाई मुक्का लहरा कर कहा, ठीक है। कार्ल ने शावेज के कंधे पर हाथ रखा। पिछले हफ्ते तुमने जेरी को अपना हैंडीकैम इस्तेमाल के लिए दिया था। जेरी इतना लापरवाह है कि उसे एसटीडी डब्बे पर ही रखता है, कार्ल ने कहा और हाल की तरफ दौड़ लगा दी। जब तक शावेज को बात समझ में आई थोड़ी सी देर हो चुकी थी। फिर भी वो कार्ल के पीछे तेजी से भागा, लेकिन कार्ल हॉल का दाखिली दरवाजा पार कर चुका था। और मैं ये बता दूं कि मैं हैंडीकैम को नहलाने का इरादा रखता हूँ, कार्ल ने भागते हुए चिल्लाकर कहा। आलियान ने भी दोनों के पीछे भागना मुनासिब समझा, क्योंकि उसका इरादा शावेज की मदद करने का था। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टेक्स्ट